हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। फोर्थ चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने कवर कर लिया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम और संवेग संरक्षण का जो नियम है उसे हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे न्यूटन के गति का तीसरा नियम। बहुत ही आसान नियम है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न यहां से बनते हैं और एग्जाम में आते हैं। देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। यहां लिखा तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। इसका मतलब जिस टाइम एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है उसी टाइम उसी इंस्टेंट जो दूसरी वस्तु है वो भी पहले वस्तु पर बल लगाती है। जैसे मान लीजिए आपने दीवार पे हाथ मारा तो आपने दीवार पे बल लगाया, उसी टाइम दीवार भी आपके ऊपर बल लगाएगी। ऐसा नहीं है कि दीवार जो है बाद में बल लगाएगी कि पहले देख लेते हैं उसका हाथ टूटेगा तो नहीं, कहीं उसका हाथ कमजोर तो नहीं है, इसलिए सोच समझ करके बाद में बल लगाया जाएगा दीवार के द्वारा। नहीं, जिस टाइम एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगा दी उसी टाइम उसी इंस्टेंट दूसरी वस्तु जो है वो पहली वस्तु पर बल लगा देगी। इसका मतलब यही है तात्क्षणिक बल। और ये जो मैं बोल रहा हूं ना बार बार कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाएगी फिर दूसरी वस्तु उसी इंस्टेंट पर पहली वस्तु पर बल लगाएगी, ये दोनों ही बल जो होते हैं परिमाण में हमेशा बराबर होते हैं। जितना बल आप देंगे सामने वाले को, सामने वाला भी उतना ही बल आपको देगा। ये दोनों ही बल बराबर होते हैं परिमाण में, दिशा में विपरीत होते हैं। देखो, बल जो है अपने आप में एक सदिश राशि है, इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है। तो यहां पर जो हम दो बल की बात कर रहे हैं ना वो आपस में तो बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। जैसे आप यहां पर देखो इस एग्जाम्पल में ये जो लड़का है ये दीवार को धक्का दे रहा है एक बल के साथ, है ना। ये लड़का जो है दीवार पे धक्का लगा रहा है, दीवार पे बल लगा रहा है। बदले में क्या हुआ, जब इसने दीवार पे बल लगाया तो ये लड़का देखो, ये लड़का पीछे की ओर खिसक गया। इसने बल लगाया दीवार पे, दीवार ने बल लगाई किस पे? इस लड़के पे। लेकिन दीवार जो है बहुत ही ज्यादा हैवी है, इसका द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा है, जमीन से अटैच्ड है, तो इसमें तो कोई विस्थापन नहीं हुआ, इसमें तो कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जब सेम अमाउंट का बल जो है उसी इंस्टेंट दीवार ने इस लड़के पे लगाई तो लड़का देखो पीछे की ओर एक्सलरेट हो गया, त्वरित हो गया पीछे की ओर। तो आपने यहां पर क्या देखा कि दीवार के ऊपर बल लगाया गया इस डायरेक्शन में, लेकिन दीवार ने इस लड़के के ऊपर इस डायरेक्शन में बल लगाया। मान लीजिए इस लड़के ने दीवार पे बल लगाया 50 न्यूटन, तो इस दीवार ने भी इस लड़के पे बल लगाया 50 न्यूटन। दोनों ही 50 न्यूटन के बल लगाएंगे। ये लड़का जितना बल लगाएगा दीवार पे उतना ही बल ये दीवार भी लगाएगी इस लड़के पे। अगर ये लड़का धीरे से पुश किया इस दीवार को तो दीवार भी जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में बल लगाएगी, तो ये लड़का जो है उतना पीछे नहीं जाएगा क्योंकि उतना बल दीवार नहीं लगाएगी। और मान लीजिए ये लड़का बहुत ही जोर से दीवार को धक्का दे, बहुत ही ज्यादा बल लगाए, तो बदले में दीवार भी उतना ही बल लगाएगी इस लड़के पे और ये लड़का और पीछे खिसक करके चला जाएगा। अगर ये 100 न्यूटन लगाएगा तो ये दीवार भी 100 न्यूटन का बल लगाएगी। अगर ये 500 न्यूटन लगाएगा दीवार भी 500 न्यूटन का लगाएगी। फर्क ये रहेगा कि ये दोनों ही बल जो है विपरीत होते हैं दिशा में। देखो, इस लड़के ने इस डायरेक्शन में लगाया तो दीवार ने इस डायरेक्शन में लगाया। ऐसा नहीं है कि जिस डायरेक्शन में इस लड़के ने बल लगाया लड़का भी उसी डायरेक्शन में चल दिया, एक्सेलरेट हो गया। ऐसा नहीं हुआ ना। ये लड़का पीछे की ओर गया, इसने बल लगाया आगे की ओर दीवार पे, बदले में दीवार ने बल लगाई इस लड़का पर पीछे की ओर। सेम अमाउंट, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये न्यूटन का तीसरा नियम है ना। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। अच्छा, इसमें से आप किसी को एक्शन बोल सकते हो, किसी को रिएक्शन बोल सकते हो। ये जो लड़का इस दीवार पे बल लगाया इसे आप एक्शन बोल सकते हो, क्रिया बल बोल सकते हो। तो बदले में दीवार ने जो बल लगाया इस पे उसे हम रिएक्शन बोल सकते हैं। आपका मन करे तो आप इसी वाले को रिएक्शन बोल दो और इस लड़के ने जो लगाया इसे आप एक्शन बोल दो। सॉरी, इसे आप क्या बोल दो, इस लड़के ने जो लगाई वो रिएक्शन है और दीवार ने जो लगाई वो एक्शन है। किसी एक को एक्शन बोल दो तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। ये डिफाइन नहीं है कि किसको एक्शन बोलेंगे किसको रिएक्शन बोलेंगे। किसी एक को एक्शन बोलो तो दूसरा ऑटोमेटिक रिएक्शन हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो हम दो बल की बात कर रहे हैं उसमें से एक एक्शन है, दूसरा रिएक्शन है। हमने ये भी देखा कि दोनों बल परिमाण में ये दोनों बल बराबर होंगे, मतलब जो एक्शन है और जो रिएक्शन है ये सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, आपस में ये बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, बट डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन ये दोनों ही मैग्नीट्यूड में परिमाण में आपस में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। अब आइए, जो न्यूटन के गति का ये तीसरा नियम है, इस पे आधारित हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो टेनिस बॉल है ये नीचे की ओर आ रही है ना, ये नीचे की ओर आ रही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है, और पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, या सिंपली ग्रेविटी बोल देते हैं। तो पृथ्वी के द्वारा जो है, इस अर्थ के द्वारा जो है, इस टेनिस बॉल पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है। मान लीजिए ये जो पृथ्वी है इस टेनिस बॉल पर 50 न्यूटन का बल लगा रही है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है वो ये कहता है कि अगर पृथ्वी इस बॉल पे बल लगा रही है तो बदले में ये बॉल भी पृथ्वी पर बल लगाएगी, समान परिमाण का, सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इस वाले फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है और इस वाले फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। यानी पृथ्वी जो बल लगा रही है उसकी दिशा नीचे की ओर है, जबकि ये जो गेंद है, ये जो बल पृथ्वी पर लगा रही है उसकी दिशा ऊपर की ओर है। तो अगर मान लीजिए ये जो बल है ये F1 है और ये F2 है, तो हम बोलेंगे कि F1 बराबर F2 है, लेकिन माइनस चिन्ह लगा देंगे। ये माइनस चिन्ह केवल ये बताएगा कि दोनों बल जो है विपरीत दिशा में है। मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर है, परिमाण में आपस में बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत है। गन ने फोर्स लगाया बुलेट पे, बदले में बुलेट भी फोर्स लगाती है किस पे? गन पे। अगर गन ने फोर्स लगाया मान लीजिए 100 न्यूटन का बुलेट पे, तो बदले में बुलेट भी जो है गन पर 100 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी। दोनों आपस में देखो बराबर होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। भाई गन ने जो फोर्स लगाया और बुलेट ने जो फोर्स लगाई, ठीक है ना, ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। कहीं पर भी आप देखेंगे ना कि एक वस्तु दूसरे पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहले वाले पर बल लगाती है। ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही बल देखने को मिलेगा, हमेशा आपको दो बल नजर आएंगे। कोई सा भी आप एग्जाम्पल उठा करके देख सकते हो, हमेशा आपको दो बल नजर आएंगे वहां पर। स्विमर जब स्विम करता है तो अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, यानी पानी पर पीछे की ओर बल लगाता है, तो बदले में पानी उसे आगे की ओर धकेलता है। तो ये जो स्विमर है इसने पानी पर बल लगाया पीछे की ओर, तो पानी ने इसके ऊपर बल लगाया आगे की ओर। तो आप दोनों में से किसी को एक्शन किसी को रिएक्शन बोल सकते हो। दोनों में से एक को आप एक्शन बोल तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। इस स्विमर ने जो पानी पर बल लगाया उसे आप एक्शन मानते हैं, तो पानी ने जो बल लगाया वो रिएक्शन है। तो अगर ये मान लीजिए कि 100 न्यूटन का बल लगाता है तो बदले में पानी भी इसे आगे की ओर धक्का लगाएगा 100 न्यूटन से। रॉकेट लॉन्च करते समय क्या होता है कि जो रॉकेट है वो गैस में फोर्स लगाता है नीचे की ओर। रॉकेट ने गैस पे फोर्स लगाया नीचे की ओर, गैस जो है बाहर आती है। सेम अमाउंट में सेम फोर्स के साथ गैस जो है इस रॉकेट पर बल लगाती है ऊपर की ओर, और इसी कारण जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर लॉन्च हो पाता है। मान लीजिए बलून है, बलून में गैस भरी हुई है, तो जब गैस जो है रिलीज होती है बलून से, जब गैस जो है बाहर निकलती है, तब जो बलून है वो ऊपर की ओर जाता है। तो जब हम ग्राउंड पर चलते हैं तो क्या होता है कि हम अपने पैरों से जमीन पे बल लगाते हैं पीछे की ओर बल लगाते हैं, तो बदले में जो जमीन है वो हमारे पैरों पर आगे की ओर बल लगाती है, इसीलिए हम लोग चल पाते हैं। हम क्या करते हैं कि अपने पैरों से जमीन पे बल लगाते हैं पीछे की ओर, या फील भी कर सकते हो, तो बदले में सेम अमाउंट सेम फोर्स, यहाँ भी F है यहाँ भी F है। मान लीजिए पैरों से आपने 50 न्यूटन का बल लगाया, तो बदले में ये जमीन भी जो है आपके पैरों पर आगे की ओर 50 न्यूटन का बल लगाएगी। समान मैग्नीट्यूड का है दोनों के दोनों बल, लेकिन दिशा में विपरीत है। आप जमीन पे पीछे की ओर बल लगा रहे हैं और जमीन जो है आपके ऊपर आगे की ओर बल लगा रही है, तो इसीलिए हम लोग चल पाते हैं। तो इसमें से किसी एक को आप एक्शन बोल दो तो दूसरा हमारा रिएक्शन हो जाएगा। यहां देख लो, ये नाव पर है और जब नाव से ये लड़की कूदेगी यहां पे, तो क्या होगा कि उसके पैरों से नाव के ऊपर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, बदले में ये नाव भी इस लड़की पे फोर्स लगाएगा आगे की ओर, इसीलिए कूदना पॉसिबल हो पाता है। कूदने के लिए क्या है कि पैरों से नाव पे फोर्स लगता है पीछे की ओर, तो बदले में नाव उसे आगे की ओर
फोर्स लगाता है। तो इसमें से किसी एक को आप एक्शन बोल तो दूसरा ऑटोमेटिक रिएक्शन हो जाएगा। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट, पानी पर पीछे की ओर फोर्स लगाया जाता है तो सेम अमाउंट का बट अपोजिट डायरेक्शन में पानी जो है आगे की ओर फोर्स लगाता है और ये नाव जो है आगे बढ़ पाता है। दोनों में से किसी को भी आप एक्शन बोल दो तो दूसरा हमारा रिएक्शन हो जाएगा। तो ये सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो जो दूसरी वस्तु होती है वो भी पहले वाले पर बल लगाती है, सेम अमाउंट में लगाती है बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। और यही सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो भी एग्जाम्पल्स देखे उससे ये चीज क्लियर होता है कि जो बल है हमेशा पेयर में होता है, जोड़े में होता है। ये दोनों ही बल क्या होते हैं कि मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में जो है अपोजिट होते हैं। इनमें से एक को हम लोग एक्शन बोलते हैं तो दूसरे को हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो दो बल है ना कभी भी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं बल्कि अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं, जो दो बल आपने देखा एक्शन रिएक्शन, क्या वो एक ही वस्तु पर काम कर रहे थे? नहीं, अलग अलग वस्तु पे काम कर रहे थे। यहां अगर आप इसको एक्शन बोलते हो जो पृथ्वी लगाई है और इसे आप रिएक्शन बोलते हो तो एक्शन देखो गेंद पे काम कर रहा है तो रिएक्शन पृथ्वी पे काम कर रहा है। कोई भी आप एग्जांपल उठाकर देख लो। यहां एक बल पानी पे लग रहा है तो दूसरा नाव पे लग रहा है। हम जमीन पे बल लगा रहे हैं तो जमीन हमारे ऊपर बल लगा रही है ना। तो अलग अलग वस्तु है ना। एक्शन जमीन पे लगाया जा रहा है तो रिएक्शन जो है पैरों पर लगाया जा रहा है। यहां एक्शन नाव पर है तो रिएक्शन इस लड़की के ऊपर है, इस बॉडी के ऊपर है। यहां आ जाओ, एक्शन इस गैस पे है तो रिएक्शन इस रॉकेट पे है। एक्शन गैस पे है तो रिएक्शन इस बलून पे है। एक्शन पानी पे है तो रिएक्शन इस स्विमर पे है। यहां देख लो, एक्शन गन पे है तो रिएक्शन बुलेट पे है। तो एक्शन एंड रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे लगता है, एक ही बॉडी पे, सेम बॉडी पे नहीं लगता है, अलग अलग बॉडी पे लगता है। यहां इस लड़के ने फोर्स लगाया दीवार पे जो कि एक्शन हमने कहा, तो दीवार ने इस लड़के पे फोर्स लगाया ना, तो एक्शन लगा दीवार पे, रिएक्शन लगा इस लड़के पे। तो हर जगह यही होगा। जो हम ये बोल रहे हैं ना कि बल हमेशा जोड़े में होता है, तो इस जोड़े में जो दो बल होता है उसमें से एक को हमने एक्शन कहा, दूसरे को रिएक्शन कहा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मैग्नीट्यूड में समान होते हैं और ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, सेम बॉडी पर नहीं लगते हैं। और अकेला बल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये चीज क्लियर होता है कि बल हमेशा जोड़े में होता है, अकेला बल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आप अक्सर किताबों में देखते होंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए। किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी का ये हिंदी वर्जन है। किसी भी क्रिया के लिए, क्रिया क्या है? बल है। किसी भी क्रिया बल के लिए ठीक उसके समान लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया भी क्या है कि बल है। यहां देखिए, ये जो तुला है ये इस पे बल लगा रहा है। आपको यहां पर मैग्नीट्यूड दिखलाया गया है। मान लो ये 4 न्यूटन है। इस तुला ने इस पे बल लगाया इधर की ओर, तो यहां पर भी देखो इस तुला ने इस पे बल लगाया इधर की ओर 4 न्यूटन का ही। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि जैसे मान लीजिए कि इस बंदूक ने फोर्स लगाया इसके ऊपर, मान लो कि 100 न्यूटन का लगाया, एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे नहीं पता है कितना लगाया, लेकिन 100 न्यूटन मान लो। तो बदले में बुलेट ने भी जो है बल लगाया इसके ऊपर, बंदूक के ऊपर 100 न्यूटन का। अपोजिट डायरेक्शन है, समान मैग्नीट्यूड है, बट बुलेट की स्पीड देखो कितनी है। इस 100 न्यूटन के बल लगाने से बुलेट की स्पीड देखो कितनी है कि आंखों से दिखती भी नहीं है, इतनी तेजी के साथ ये भागती है। लेकिन गन में उतनी स्पीड नहीं आई है। गन जो पीछे की ओर केवल झटका खाता है, बुलेट जितनी स्पीड नहीं आती है। तो इससे ये चीज क्लियर होता है कि जो हम एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं ये भले ही मैग्नीट्यूड में समान होते हैं, लेकिन समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मतलब कर सकते हैं अगर जो द्रव्यमान है वो समान रहे तब, है ना। समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। कारण ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन हमने अभी देखा वो अलग अलग बॉडी पे काम करता है, सेम बॉडी पे तो काम करता नहीं है, अलग अलग बॉडी पे काम करता है। और अलग अलग बॉडी का जो मास है वो अलग अलग होता है।
तो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स अपॉन मास होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए से ए बराबर एफ बाई एम होता है। तो अलग अलग बॉडी पे जो फोर्स लगता है उसमें से मान लीजिए जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका त्वरण कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका त्वरण ज्यादा होगा। तो 100 न्यूटन बल भले ही लगा दोनों के ऊपर, लेकिन बुलेट का जो मास है ना वो बहुत ही कम है, इसीलिए इसमें त्वरण ज्यादा उत्पन्न हुआ। जबकि गन का जो मास है बुलेट के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए सेम अमाउंट में फोर्स लगने के बावजूद भी स्पीड उतनी नहीं आई जितनी की बुलेट के पास है। यहां भी देखो, पृथ्वी खींच रही है इस टेनिस बॉल को अपनी ओर, ये गेंद जो है गिर भी जाएगी जमीन पे, लेकिन पृथ्वी तो नहीं जा रही है ना ऊपर की ओर। मान लीजिए पृथ्वी ने बल लगाई इस पर 10 न्यूटन का, तो इस टेनिस बॉल ने भी 10 न्यूटन का बल लगाई। भाई दोनों एक दूसरे को 10 न्यूटन से ही खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन गेंद तेजी के साथ जमीन की ओर आ रही है, पृथ्वी तो नहीं जा रही है ऊपर की ओर। कारण क्या है? कारण यह है कि भाई पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा है, उसको त्वरित करने के लिए यह बल काफी नहीं है, जबकि इसका द्रव्यमान कम है तो इसमें त्वरण ज्यादा उत्पन्न हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं संवेग संरक्षण को, इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम, मोमेंटम कंजर्वेशन या फिर बोल दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब किसी निकाय पर निकाय यानी कि सिस्टम कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता है, तब उस निकाय का कुल संवेग, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, कुल संवेग संरक्षित रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा एक ये सिस्टम है, इसको मैंने एक सिस्टम मान लिया, इस सिस्टम में 2 बॉडी है या 3 मान लो, 3 बॉडी है, ये ए है, बी है, सी है। एक सिस्टम के अंदर ये 3 बॉडी है। अब हो ये रहा है कि ये तीनों ही बॉडी आपस में टकरा रही है, ए बी पर, बी सी पर, सी ए पर, ये सब आपस में क्या है, टकरा रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, ए बी पर, बी सी पर, सी ए पर। इस प्रकार से क्या है कि ये सब आपस में एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। ए ने बी को टक्कर मारा तो बी भी ए पर टक्कर मारेगा, ए ने बी पे टक्कर मारा तो बी भी ए पर टक्कर मारेगा। थर्ड लॉ यहाँ पे लगाएंगे हम, बी सी पर टक्कर मारेगा, सी बी पर टक्कर मारेगा, सी ए पर टक्कर मारेगा, ए सी पर टक्कर मारेगा। ये इस प्रकार से चल रहा है इस सिस्टम के अंदर। अब देखो, अगर बाहर से हम इस पूरे सिस्टम पर फोर्स ना लगाएं, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाएं, यानी कि नेट फोर्स 0 कर दें, कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाएं, मतलब अगर बल लगाना भी है तो आप संतुलित बल लगा सकते हो, कोई बाहर से हम असंतुलित बल ना लगाएं। अगर हम संतुलित बल लगाते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, संतुलित बल लगाओगे तो फिर ये वही केस हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम बाहर से जब कोई बल नहीं लगाते हैं, याद रखना असंतुलित बल नहीं लगना चाहिए। संतुलित बल लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, असंतुलित बल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संतुलित लगाओगे तो फिर वही होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। असंतुलित बल जो है नहीं लगना चाहिए। अगर ये आप नहीं लगाते हैं तो इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यानी टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम था, टकराने से पहले, मैं कुल संवेग की बात कर रहा हूं, टोटल मोमेंटम की बात कर रहा हूं। देखो, टकराने से पहले इसके पास कुछ मोमेंटम था, समझ लो ना, ये तीनों जो है आपस में गति में थे, इसके पास कुछ मोमेंटम था, सी के पास कुछ मोमेंटम था। टकराने के बाद क्या होगा, मान लो एक बार टकरा गया, टकराने के बाद सारे का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, सारे का मोमेंटम जो है चेंज हो जाएगा। मान लो ये पी बी डैश हो गया, ये पी सी डैश हो गया, ये पी ए डैश हो गया। तो अलग अलग अगर हम मोमेंटम देखें इस सिस्टम के अंदर तो सारे का मोमेंटम चेंज हो चुका है, सारे का मोमेंटम चेंज हो चुका है, लेकिन टोटल मोमेंटम जो है आपस में बराबर ही होंगे टकराने से पहले और टकराने के बाद। टकराने से पहले और टकराने के बाद नेट मोमेंटम जो है, पी नेट जो है, नेट मोमेंटम जो है, ये बराबर ही होंगे। ऐसा कब तक, जब तक कि बाहर से कोई फोर्स न लगे, सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स न लगे, वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स न लगे। सिस्टम के अंदर जो भी बॉडीज है, जो भी पार्टिकल है, वो एक दूसरे पर बल लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअली सारे का मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन नेट मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा, तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि बाहर से कोई असंतुलित बल न लगा दे सिस्टम पे। ये सारे पॉइंट्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन है, इस पे आधारित जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत एग्जाम में आते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक वस्तुएं जब आपस में टकराती हैं तो वहां भी क्या होता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, अगर बाहर से कोई असंतुलित बल नहीं लगा है तो। ये आपको दिमाग में रखना है, मोमेंटम तभी कंजर्व होगा जब बाहर असंतुलित बल 0 हो।
जो रॉकेट प्रोपल्सन होता है, रॉकेट जो लॉन्च किया जाता है वहां भी वो भी इसी लॉ पे काम करता है। उसके बाद जब बंदूक से गोली दागी जाती है वहां भी ये जो लॉ है लागू होता है। जब एक बम जो है फटता है, बम विस्फोट होता है, वहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है लागू होता है। हम लोगों ने अभी जस्ट यहां पर देखा, दो या अधिक वस्तुएं आपस में जब टकराती है तो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, नेट मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये चीज हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं जरा, ये कंजर्व रहता है या नहीं रहता है। यहाँ पर देखिए तो दो वस्तु हैं ए और बी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन जो ए वाले की जो गति है वो ज्यादा है बी वाले से, इसीलिए बाद में जाकर के मान लीजिए कि टी समय में जो है ये आपस में टकरा जाते हैं। अब जब टकरा जाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे पर बल लगेगा, ए बी पर लगाएगा, बी ए पर लगाएगा, समान मैग्नीट्यूड के दोनों बल होंगे लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। फिर दोनों का वेग बदल जाएगा, यू ए का वी ए हो जाएगा, यू बी का वी बी हो जाएगा, क्योंकि भाई जब बाह्य असंतुलित बल लगता है तो वेग में परिवर्तन हो जाता है, तो वेग बदल जाएगा। और जब वेग बदलता है तो संवेग भी बदल जाता है। तो टकराने से पहले एक का संवेग ये था, बी का संवेग ये है, टकराने के बाद एक का संवेग ये हो चुका है, बी का संवेग ये हो चुका है। तो जब वेग बदलेगा तो संवेग भी बदल जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो ये कहता है कि निकाय का कुल संवेग जो है संरक्षित रहना चाहिए अगर बाहर से कोई बल नहीं लगता है, बाह्य असंतुलित बल नहीं लगता है। तो हमारे पास जो अभी सिस्टम है उस सिस्टम में ये दो बॉडीज है ना, दो पिंड है ये ए और बी, ये दोनों आपस में टकराए, कुछ भी करे, बाहर से यहाँ पर कोई बाह्य असंतुलित बल काम नहीं कर रहा है ना, ये अपना चल रहा था, ये भी चल रहा था, ये फिर आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन बाहर से कोई बल नहीं लगाया गया है, ना तो ए के ऊपर ना ही बी के ऊपर। इस पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम यानी इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, टकराने से पहले जो है बाद में भी वही आना चाहिए। टकराने से पहले टोटल मोमेंटम ये है, टकराने के बाद टोटल मोमेंटम ये है, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर इस सिस्टम पे बाहर से कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है तो इस केस में नहीं कर रहा है कार्य, तो यहां पर भी ये मोमेंटम जो है आपस में, टोटल मोमेंटम जो है आपस में बराबर होनी चाहिए। और ये चीज आप चेक भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो यहां पर। जैसे यहां पर देखो जो टक्कर हुआ टी टाइम में जो टक्कर हुआ, ए ने बल लगाया बी पर, बी ने बल लगाया ए पर, तो यहां पर लगाओ न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो इस हिसाब से ए ने जो बल लगाया वो बराबर होगा बी ने जो बल लगाया उसके, और ये दोनों आपस में क्या होंगे कि समान परिमाण के होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। अब ए ने जो बल लगाया बी पर उसको आप लिखो यहां पर, कैसे लिखोगे, जो ए है उसने बल लगाया बी पे, तो यहां लिखेंगे जो बी का द्रव्यमान है और गुने में जो बी का त्वरण है बराबर माइनस बी ने बल लगाया ए पर, तो ये हो जाएगा बी का जो ए का जो द्रव्यमान है गुने में ए में जो त्वरण उत्पन्न हुआ। अब यहां पर देखो एम बी गुने में ए क्या है, त्वरण है, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। बी के वेग में कितना परिवर्तन हुआ, पहले ub था बाद में vb हो गया, यानी कि ये प्रारंभिक है ये अंतिम वेग है। तो वेग में परिवर्तन vb माइनस ub डिवाइडेड बाई t बराबर माइनस ma। ए के वेग में परिवर्तन की दर लिखना है यहां पर, तो ए के लिए प्रारंभिक वेग ये है va माइनस ua ये ua डिवाइडेड बाई टी। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बराबर, यहां पर हो जाएगा हमारा एम ए यू ए माइनस एम ए वी ए। यहां से हम इसे लिख सकते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए, यानी इसे उठा करके इधर लाया और इसे उठा करके इधर लाया, तो ये आप देख सकते हो। टकराने से पहले टोटल मोमेंटम, टकराने के बाद टोटल मोमेंटम, ये आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से हम मोमेंटम कंजर्वेशन जो है लगाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम है, सिस्टम में चाहे कितने भी बॉडीज क्यों ना हो, ये आपस में टकराए, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अलग अलग मोमेंटम हो जाएगा टकराने के बाद, लेकिन इस पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है
सबका अलग अलग मोमेंटम निकाल करके जो हम जोड़ेंगे ना, वो टकराने से पहले जितना रहा होगा बाद में भी उतना ही आएगा। कब तक? जब तक कि बाहर से कोई बाह्य असंतुलित बल इस पर कार्य ना करे। यहां देखिए, मान लीजिए कि गन का जो द्रव्यमान है वो mg है और बुलेट का जो द्रव्यमान है वो mb है। बुलेट के फायर होने से पहले जो गन का वेग है वो भी 0 है और बुलेट के फायर होने से पहले जो बुलेट का वेग है वो भी 0 है। तो अगर वेग 0 है तो इनिशियली फायर होने से पहले जो गन का मोमेंटम है वो भी 0 है और जो बुलेट का मोमेंटम है वो भी 0 है। यानी अगर हम पी नेट देखें, टोटल देखें, क्योंकि हमें तो टोटल से मतलब है, वो 0 है। इस बार जो हमारा सिस्टम है उसमें बुलेट और गन है। हमारे सिस्टम में क्या है कि गन है और क्या है कि बुलेट है। भाई गन बुलेट पे फोर्स लगाए, बुलेट गन पे फोर्स लगाए, चलेगा, ठीक है, लेकिन बुलेट गन पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पे काम नहीं कर रहा है। बुलेट गन पे फोर्स लगा रहा है, गन बुलेट पे फोर्स लगा रहा है। हमारे सिस्टम में जो दो बॉडीज है उनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ये दोनों ही आपस में फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अलग अलग मोमेंटम भले ही चेंज हो जाए लेकिन टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि बुलेट फायर होने से पहले नेट मोमेंटम 0 है। अगर नेट मोमेंटम यहां पर 0 है तो बुलेट के फायर होने के बाद भी मोमेंटम 0 ही होना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। तो यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है हमारा लागू होता है। मान लीजिए कि जब बुलेट फायर किया गया तब बुलेट तो इस डायरेक्शन में गया, तो मान लो कि पहले इसका जो वेग था वो ub था, तो अब vb हो चुका है और गन जो कि पहले रेस्ट में था अब इसका जो वेग है वो vg हो चुका है और द्रव्यमान तो वही रहने वाला है। तो अब हम यहाँ पर पी नेट लिखने जाएं, पी नेट ये हमारा इनिशियली और ये हमारा फाइनल फायर होने के बाद नेट मोमेंटम अगर हम लिखने जाएं तो इसका मोमेंटम लिखेंगे, गन का लिखेंगे पहले। तो गन का मोमेंटम यानी कि गन का जो द्रव्यमान है mg और गन का जो वेग है vg प्लस जो बुलेट का द्रव्यमान है और जो बुलेट का वेग है फायर होने के बाद। ये फायर होने के बाद है, ये फायर होने से पहले का है, ये फायर होने से पहले का है, ये फायर होने के बाद का है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो ये कहता है कि जब निकाय पर कोई बाहर से बल नहीं लगता है तो कुल संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर देखो बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, सिस्टम में ये दो बॉडीज है, दोनों ही आपस में एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो फाइनल ये जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम होगा, मतलब ये बराबर हमारा 0 हो जाएगा। mg vg प्लस mb vb इक्वल टू 0। ये 0 कहां से आया? इनिशियली मोमेंटम 0 था तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। यहां से आप ये निकाल सकते हो vg, यानी जो गन है जो पीछे की ओर झटका खाया है, किस गति से खाया है वो गति निकालना हो यहाँ पर या फिर वेग निकालना हो यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। और यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है गन का वो कितना है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप क्या करेंगे, ये याद रखेंगे रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। यहाँ देखो तो माइनस चिन्ह आया है, माइनस चिन्ह आने का सिंपल सा यही मतलब है कि अगर बुलेट इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो गन जो है इस डायरेक्शन में जाएगा। केवल डायरेक्शन को बताता है यहाँ पर ये माइनस चिन्ह कि बुलेट और गन की जो गति की दिशा है वो विपरीत है। तो ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ऊपर देखो तो जो बुलेट है उसका संवेग है फायर होने के बाद और बट्टे में जो गन का मास है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे। हम लोग सवालों को करेंगे अगले वाले पार्ट में। फिजिक्स के अंदर ये सारे जो संरक्षण के नियम होते हैं, जैसे संवेग संरक्षण के नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम, आवेश संरक्षण के नियम, ये सारे फिजिक्स के फंडामेंटल लॉ माने जाते हैं, मौलिक नियम माने जाते हैं। और ये सारे जो संरक्षण के नियम है ऐसा नहीं है कि बाई थ्योरी प्रूफ करके दिया गया है। ये सारे जो संरक्षण के नियम होते हैं एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं। याद रखिएगा, इन सारे ही संरक्षण के नियम को हम थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं, सिद्ध नहीं कर सकते हैं, है ना। संरक्षण के नियम को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, इन्हें प्रयोगों के द्वारा ही सत्यापित या खंडित किया जा सकता है। अगर आप इसको करना चाहते हैं सत्यापित तो आपको करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। ये सारे ही संरक्षण के नियम बाई एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं
तो अगर आपको फिर से इसे सत्यापित करना है, प्रूफ करना है, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, थ्योरी से काम नहीं चलेगा, केवल बोल देने से, थ्योरी देने से काम नहीं चलेगा। और अगर आपको इसे खंडित करना है, इस नियम को खंडित करना है कि नहीं ऐसा नियम नहीं होता है, तो ये भी आपको बाई एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा, बाई थ्योरी काम नहीं चलेगा। तो ये संवेग संरक्षण का जो नियम है, ये भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद दिए गए हैं, वो भी 3 शताब्दी पहले दिए गए हैं, 3 शताब्दी पहले, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद। लेकिन आज तक भी कोई ऐसा केस नहीं मिला है जो इस नियम का खंडन कर दे, कोई भी एक ऐसा केस नहीं मिला। और जिसे खंडन भी करना है ना, वो बाई एक्सपेरिमेंट करेगा, वो अपना मैथ्स लगा करके, थ्योरी लगा करके, बोर्ड पर लिख करके काम नहीं चलेगा। बाई एक्सपेरिमेंट ही इसका खंडन किया जा सकता है, इसको बाई थ्योरी जो है प्रूफ नहीं किया, प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। इन नियमों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, केवल एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही इसे सत्यापित या इसका खंडन किया जा सकता है। अब क्लास 9th एनसीईआरटी में गैलीलियो के बारे में कुछ बातें दी गई है जो आप ध्यान में रख सकते हो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इटली के पीसा शहर में इनका जन्म हुआ था, इस डेट, इस ईयर में। इनकी रुचि थी गणित और प्राकृतिक दर्शन में। प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक इनका था द लिटिल बैलेंस, पुस्तक का नाम है ये। निबंध श्रोणी इनका डिमोट था। एक कुशल शिल्पकार भी थे और 1640 के आसपास प्रथम लोलक घड़ी की इन्होंने संरचना की। ये ध्यान दीजिएगा, 1640 के आसपास प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है। गैलीलियो की खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टारी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के चारों ओर 4 छोटे पिंड को घूमते हुए देखने का वादा किया गया। इस पुस्तक में गैलीलियो ने यह चीज लिखा हुआ है कि इन्होंने ये चीज देखा था। गैलीलियो ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज और लेटर्स ऑन द सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों का रहस्य उद्घाटन किया। देखिए, जो गैलीलियो थे ना, इनको स्पेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, खगोल विज्ञान में इनको काफी ज्यादा दिलचस्पी था, तो खगोल विज्ञान से संबंधित जो है इन्होंने काफी सारे रिसर्च किए हैं। गैलीलियो के टाइम पे जितने भी टेलीस्कोप हुआ करते थे, दूरदर्शी हुआ करते थे, उनमें सबसे बढ़िया, सबसे एडवांस जो दूरदर्शी था ना, वो गैलीलियो के पास था। तो अपने ही द्वारा बनाए गए उस समय के सबसे बढ़िया दूरदर्शी के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः, यानी सूर्य के चारों ओर ही कक्षीय गति करते हैं, न कि पृथ्वी के परितः। क्योंकि उस समय जो चर्च के पादरी थे वो लोगों से ये कहते थे कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। फिर गैलीलियो ने कहा, उनके इन सारे बातों को खंडित करते हुए, कि ऐसा नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ना कि सूर्य घूमता है पृथ्वी के चारों ओर। तो यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था और इसका नुकसान भी इनको झेलना पड़ा। इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया इनके इस स्टेटमेंट के कारण। इस स्टेटमेंट, इन्होंने साइंटिफिक बातें कर दी थी, ये बातें बोल करके इन्होंने साइंटिफिक बातें कर दी। जबकि उस समय जो चर्चों का जमाना था उस समय, तो जो पादरी हुआ करते थे वो सबको यही ज्ञान देते थे कि सूर्य चारों तरफ चक्कर लगाता है पृथ्वी के। और गैलीलियो ने उनके इस बात का खंडन कर दिया, तो इनके ऊपर केस मुकदमा भी हो गया था। दूरदर्शी के आविष्कारक को लेकर के आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक है हांस लिपर्शे और दूसरा है गैलीलियो गैलीली। जो आपको दिख जाए उसे आप टिक मारेंगे, दोनों में से कोई एक ही दिखेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही दिखेगा। अगर ये दिख जाए, लिपर्शे दिख जाए, तो आप इसको टिक मारेंगे, गैलीलियो दिख जाए तो आप इसको टिक मारेंगे। एनसीईआरटी में साफ तौर पर मेंशन है कि जो गैलीलियो ने जो दूरदर्शी का निर्माण किया था ना, उस समय जितने भी दूरदर्शी थे उसमें सबसे एडवांस वर्जन इनके पास था। इसका मतलब है कि पहले से दूरदर्शी का आविष्कार जो है हो चुका था। लेकिन एग्जाम में कई बार सवाल आता है कि दूरदर्शी के आविष्कारक कौन है, तो वहां पर गैलीलियो का नाम होता है। तो देख लेना, जो आंसर में दिख जाए, जो ऑप्शन में दिख जाए, उसे आप टिक मारेंगे। ऐसे ही पेंडुलम क्लॉक यानी कि लोलक घड़ी के आविष्कारक के रूप में अभी आपने यहां पर देखा था, यहां पर कि प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की गैलीलियो ने। लेकिन इसके लिए भी क्या है कि आपको यह नाम ध्यान में रखना है, क्रिश्चियन हाइजेन साहब ने लोलक घड़ी का आविष्कार किया था पहली बार, है ना। ये है लोलक घड़ी आविष्कार किया था। तो देखना यहां भी अगर हाइजेंस है तो आप इसको टिक मारेंगे, और अगर हाइजेंस नहीं है तो आप गैलीलियो को टिक मार सकते हैं। यहां पर हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है समाप्त होता है। जो अगला हमारा लेक्चर होगा ना, उसमें हम केवल एमसीक्यूज कवर करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।